चलिए हेलो स्टूडेंट, आते हैं। ये इतिहास का है, जो आधुनिक इतिहास है। मैं घटना चक्र बुक से उठाया हूँ, जो मैं आप लोग के लिए तैयारी करवा रहा हूँ लेट्स क्रैक महामैराथन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है? तो आंसर यहाँ दिया हुआ है, इसका नाम है मतलब फोर्ट विलियम। क्या नाम है? फोर्ट विलियम। तो फोर्ट विलियम की आप बात की जाए तो फोर्ट विलियम की बात करें तो वर्धमान जिले के एक जमींदार शोभा सिंह के विद्रोह के कारण अंग्रेज 1696 में अपनी नई कोठी की किलेबंदी की अनुमति मिल गई। बंगाल के सूबेदार अजीम उस शान ने 1698 में अंग्रेजों को सुल्तानती कालीकत्ता और गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी प्रदान की थी, जिसके बदले में उन्हें इन गांवों के मालिकों को 1200 रुपये देने पड़े। और इंग्लैंड के सम्राट के सम्मान में उक्त किलेबंद व्यावसायिक प्रतिष्ठान का नाम फोर्ट विलियम रखा गया था। फिर नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज था? आंसर है आपका सी हो जाएगा, रेड ड्रैगन। जहाज का नाम क्या था? रेड ड्रैगन। की बात क्या है कि कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में हेक्टर नामक पहला अंग्रेजी जहाज 1608 में सूरत के बंदरगाह पर आकर रुका था तथा हॉकिंस ही वह प्रथम व्यक्ति था जिसने समुद्र मार्ग से भारत की भूमि पर कदम रखा था। दिए गए विकल्पों में हेक्टर नहीं है, तथापि रेड ड्रैगन उसी जहाज बेड़े में शामिल था। नेक्स्ट है कि अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापारिक केंद्र कौन सा है? जैसा कि मैं इसमें आपको बता दिया था कि 1608 में सूरत, यहाँ सूरत इसका आंसर हो जाएगा। तो बात की जाए 1613 में अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यावसायिक केंद्र कहाँ तक हुआ था? तो सूरत। तो यहाँ 1613 में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दे दी थी। किसने? जहांगीर ने। और इसी के पूर्व 1611 में मछलीपट्टनम में अंग्रेजों ने एक व्यापारिक कोठी अस्थायी काम की थी। यह गोलकुंडा राज्य का मुख्य बंदरगाह था। फिर नेक्स्ट है कि अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ की? तो आपको जैसा मैं बता दिया था 1613 में। कहाँ? सूरत में। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं है? तो फ्रेंच बस्ती नहीं, गोवा नहीं है, नहीं तो सब जगह फ्रेंच ही था। यहाँ बात कीजिए गोवा की विजय अल्बुकर्क के द्वारा 1510 में की गई थी और 1530 में यह पुर्तगाली मुख्यालय बन गया था। पांडिचेरी माहे चंद्र नगर फ्रेंच बस्ती थी और गोवा जो है पुर्तगालियों का अधिकार था वहाँ। भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? बताइए। तो आंसर है मछलीपट्टनम, डच का था। भारत में डचों का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश मछलीपट्टनम था, जो 1605 ईस्वी में। भारत में डचों की अन्य कोठियाँ भी पुलिकट 1610 में और सूरत 1616 ये समय हुई थी। नेक्स्ट में कि 1651 में बंगाल के द्वारा किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों के फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी? तो कासिम बाजार। कहाँ दी थी? तो कासिम बाजार। तो बात की मुगलों के जो था कौन? ये था जहांगीर। नहीं, मुगलों के द्वारा हुआ था ये 1651 में। मुगलों के द्वारा बंगाल में मीर कासिम बाजार और हुगली नामक स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की फैक्ट्री की अनुमति दी गई थी। अब आते हैं अंग्रेजों ने अपने स्थानों पर जिस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए उनका सही क्रम क्या है? तो ये था आंसर है ये सूरत, मद्रास, बम्बई। ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं कि देखते हैं मिलान कितना है। तो जैसे मिलान नहीं करना है यहाँ से। देखिए सूरत 1613 में, मद्रास 1639 में क्या ये इतने व्यापारिक केंद्र खोले थे। बम्बई 1687 में और कलकत्ता हो गया 1698 में। नेक्स्ट में आते हैं कि भारत में आलू की फसल की शुरू की थी किसने? बताया आपको। तो पुर्तगालियों ने की थी। तो इजी था
किस राजा के प्रदेश में पुर्तगालियों ने भारत भूमि पर अपने दुर्ग का निर्माण किया? तो कोचीन का किया। किसका? कोचीन का। पुर्तगालियों ने भारत भूमि पर अपने दुर्ग का निर्माण कोचीन में किया, 1503 में किया था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय है? तो ये अभी आपको पुर्तगालियों का, अच्छा, गोवा। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट में पढ़ा दिया था कि अल्बुकर्क के द्वारा कोचीन मुख्यालय बनाया गया था और 1530 में निन्नो द कुन्हा द्वारा सरकारी कार्यालय कोचीन में गोवा स्थानांतरित कर दिया गया था। इसी प्रकार गोवा काफ़ी लंबी अवधि तक पुर्तगालियों का मुख्यालय बना रहा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है कि अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बम्बई दहेज दिया गया था? चलिए बताइए किसकी राजकुमारी से। तो आंसर होगा, आपका पता ही होगा, डी, कि 1661 में अंग्रेज इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह जो है पुर्तगाल की राजकुमारी सोने के लिए पुर्तगाली ने बम्बई दहेज में दे दिया था। नेक्स्ट पे आते हैं, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ? चलिए बताइए, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन, तो फ्रेंच की बात करें, फ्रेंच 1600 में होता, अंग्रेजी का करें तो 1600 में हुआ था, 1664 में हुआ था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल तो हेस्टिंग था और क्लाइव गवर्नर है सिर्फ, ये आप ध्यान दीजिएगा। और बात की जाए विलियम बेंटिंग, निम्नलिखित में से किस यूरोपियन ने भारत में पहले अपना व्यापार फैलाया था? तो पुर्तगालियों ने स्टार्ट किया था 1498 से आना। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसको जाता है? तो पुर्तगालियों को ही जाएगा ना। सर आ गया था वास्को डी गामा से। चल नेक्स्ट है, केप ऑफ गुड होप के रास्ते, भारत के समुद्री रास्ते की खोज किसने की? ये आपको पता ही होगा, मैं आपको बता दिया, वास्को डी गामा 1498 से। भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले कौन थे? तो ये पुर्तगालिये थे। चल नेक्स्ट पे आते हैं, भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाला महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन है? तो अल्बुकर्क है। कौन? अल्बुकर्क। अब आते हैं नेक्स्ट है, चलिए अब आते हैं क्षेत्रीय राज्य, जिसमें क्वेश्चन है कि तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टिप्पू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ निम्नलिखित में कौन सी संधि की थी? तब बात की जाए तीसरे विश्व युद्ध की, तो तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध की, जिसमें कौन सी संधि हुई थी? तो यहाँ संधि जो हुई थी ये हुई थी श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। कौन सी? श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, टिप्पू सुल्तान ने की थी। तो बात की जाए तीसरी आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टिप्पू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि की। कब की थी? 1792 में। संधि के अनुसार, शर्तों के अनुसार टिप्पू को अपना आधा राज्य 3 करोड़ रुपए युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए देना था और साथ ही जब तक रुपयों का भुगतान न कर दे तब तक अपने 2 पुत्रों को कॉर्नवालिस के शिविर में बंधक के रूप में रखना था। बात का चौथे जब आंग्ल मैसूर युद्ध होता है उसमें टिप्पू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट है कि गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई? तो आंसर है 1699 में। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना 1699 में की गई और उनके द्वारा आरंभ हुई पाहुल प्रणाली में दीक्षित होने वाले व्यक्तियों को खालसा कहा जाता है। अब गुरु पद समाप्त कर दिया गया, गुरु ग्रंथ साहिब को ही प्रमुख रूप से गुरु का स्थान प्रदान मिला। खालसा की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की, आपको मैं जैसे कि मैं बता दिया हूँ। अब खालसा के स्थापना 1600 कब होता है? 1699 में। में होता है
ये आप इसे याद कर लें, जरूर कर लें। अब यही बात करें अब अकाल तख्त का निर्माण किसने किया? तो अकाल तख्त का निर्माण गुरु हरगोविंद ने किए थे। और जैसे तीसरे कब हुआ था? ये 1792 हुआ था। ये आप भूलिएगा नहीं। मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। जैसे खालसा पंथ गुरु गोविंद सिंह ने किया था कब? 1699 में। अब ये अकाल तख्त का निर्माण हरगोविंद ने किया था। हरगोविंद छठे गुरु हैं। गुरु हरगोविंद अकाल तख्त की स्थापना की। इन्होंने सिखों का एक लड़ाकू जाति भी बदला। अमृतसर की रक्षा हेतु लाहौर गढ़ में किले का निर्माण किया था। नेक्स्ट है कि वर्ष 2099 में बैसाखी का त्यौहार पंजाब के विशेष ऐतिहासिक महत्व का है, क्योंकि इस त्यौहार पर खालसा पंथ की स्थापना का 300 वर्ष पूरे हो गए थे। खालसा पंथ की स्थापना आपको जैसे कि मैं बता दिया 1699 में हुआ था। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने की थी तथा सिखों के सेना के संगठन तथा आनंदपुर पर अपना केंद्र बनाया। निम्नलिखित में से किस गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी है? तो अब बात करें अंगद देव ने की है गुरु नानक की जीवनी, क्योंकि अंगद देव जिनका प्रारंभिक नाम लहना था, गुरु नानक देव की जीवनी लिखी है। गुरु अंगद नामक द्वारा आरंभ की गई थी और लंगर व्यवस्था जो है इन्हीं ने स्थायी बनाया। आगे जाकर इन्होंने गुरुमुखी लिपि को भी आरंभ किया था। कौन? अंगदेव ने। अब आते हैं सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा का प्रवर्तन किसे? तो गुरु गोविंद सिंह को। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह को संप्रदाय खालसा का 1699 में हुआ था बैसाखी के अवसर पर। सिंध को अंग्रेजों ने कब अधिकृत किया? बताइए। डी 1843 में किया। क्या 1843 में। गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ है? तो गुरु नानक का जन्म स्थान तलवंडी में है। गुरु नानक का जन्म स्थान जो अभी कहाँ है? तलवंडी में है, जो 1469 ईस्वी में जन्म लिए थे। किस गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा? चलिए बताइए। गुरु अर्जुन देव ने कहा था अपने आप को स्वयं सच्चा बादशाह। उन्हें 1604 में आदि ग्रंथ की रचना की। किसने? तो गुरु अर्जुन देव ने। खुसरो को समर्थन देने के कारण जहांगीर ने 1606 में इनको मृत्यु दे दिया था। रंजीत सिंह राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी बनाया था? अमृतसर को। किसको? अमृतसर को बनाया था। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में सरकार की द्वैध प्रणाली समाप्त की? तो वारेन हेस्टिंग ने की। वारेन हेस्टिंग ने। तो बात की जाए द्वैध प्रणाली की, वारेन हेस्टिंग ने बंगाल में क्लाइव द्वारा प्रारंभ की गई थी क्या द्वैध शासन प्रणाली, जो 1772 ईस्वी में हेस्टिंग ने समाप्त किया था। स्टार्ट किसके द्वारा किया गया था? तो क्लाइव के द्वारा। हटाया कौन था? हेस्टिंग। नेक्स्ट है कि किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया? विलियम बेंटिक ने किया। कब किया था? 1831 की बात है। विलियम बेंटिक के द्वारा। सरकार का कंपनी से सम्राट को अंतर लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 को घोषित किया गया था। क्या बताइए? तिकुनी लखनऊ इलाहाबाद को। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? मोहम्मद शाह।
इसको मोहम्मद शाह। बात की जाए मोहम्मद शाह बहादुर शाह जो है प्रथम के सबसे छोटे बेटी जहान शाह का पुत्र था और बात की अत्यधिक विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करने के कारण इसे रंगीला की उपाधि मिली थी कि रंगीला की उपाधि मिली थी। और इसी के शासनकाल में सैयद बंधुओं का अंत हुआ था। नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था बताइए। तो नादिर शाह के समय दिल्ली का मोहम्मद शाह था। यहाँ नादिर शाह की बात करें तो नादिर शाह का शासन जो था 1739 में आक्रमण किया था नादिर शाह ने। इसी दौरान दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था और नादिर शाह ने दिल्ली के शाही खजाने मोती हीरे जवाहरात संसार भर प्रसिद्ध मयूर सिंहासन तख्ते ताउस पर अधिकार कर लिया। किसने? नादिर शाह ने। कब? 1739 में, मतलब 1739 में किया। बात की जाए नादिर शाह का नाम तो खुतबा पढ़ा गया है लेकिन सिक्के भी जारी इसने किए। नादिर शाह दिल्ली में लगभग 2 मास ठहरा था और वापस जाते समय नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को पुनः मुगल साम्राज्य का सम्राट घोषित कर दिया। एक तरीके निम्न में से किस लड़ाई में नादिर शाह ने मुगल सम्राट को मोहम्मद शाह को पराजित किया बताइए। तो करनाल की जो होती है लड़ाई उसकी में कब हुई जानते हैं? तो अब होती है नादिर शाह करनाल का युद्ध जो है 1339 में मोहम्मद शाह के साथ हुआ, जो इसमें मोहम्मद शाह को पराजित किया गया। मोहम्मद शाह जो है हार जाते हैं 1339 में करनाल के युद्ध में नादिर शाह हरा देता है। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। ईरान का नेपोलियन कौन है? ईरान का नेपोलियन तो नादिर शाह और सिकंदर और समुद्रगुप्त को भी बोला जाता है नेपोलियन भारत का। अब है कि अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? तो सदाद खान था। ये सब नहीं पता। निम्नलिखित में से वह गवर्नर कौन सा था जो मैसूर के तीसरे युद्ध में टीपू सुल्तान के विरुद्ध लड़ा था बताइए। तो टीपू सुल्तान के विरुद्ध लड़ा था लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन लड़ा था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो 1790 से लेकर 1792 में हुआ था। क्या हुआ था? 1790 से लेकर 1792 में जो कौन लड़ता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस और टीपू सुल्तान की जो युद्ध होती है और इसमें टीपू सुल्तान जो है पराजित हो जाता है और चौथे में मृत्यु हो जाती है, चौथे आंग्ल मैसूर में। सिखों के अंतिम गुरु जो हैं गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म बात करें तो पटना में हुआ गुरु गोविंद सिंह का जन्म। इनको गुरुपद 1675 में प्राप्त हुआ। ये अपनी मृत्यु 1708 में हुए। ब्रिटिश ने पंजाब को निम्नलिखित में से किस सन अपने राज्य में मिलाया? तो 1849 को मिलाया था। तो यहाँ बात की जाए सन 1849 ईस्वी में पंजाब की प्रशासनिक व्यवस्था 3 सदस्यों की एक कमेटी को सौंपी गई। अब हेनरी लॉरेंस को प्रशासनिक व्यवस्था, जॉन लॉरेंस को भू राजस्व प्रबंध तथा चार्ल्स मैसन को न्याय विभाग का अध्यक्ष बनाया गया। इस प्रकार पंजाब का राज्य ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बन गया। किस राजदूत शासक ने जिज मोहम्मद शाही नामक पहाड़ा का समूह बनाया जिससे लोग खगोल संबंधी अवलोकन कर सके? राजा सवाई जयसिंह। वह पुर्तगाली कौन है जो गोवा पर अधिकार करने आया था? तो ये बताने गोवा पर अधिकार किया था तो वो था अल्बुकर्क। लेकिन अब बात के 1510 में अल्फांसो द अल्बुकर्क ने बीजापुर के आदिलशाही सुल्तान को गोवा जीत लिया था। नेक्स्ट है कि पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो गोवा में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है कि अधोलिखित देशों में इंडोनेशिया किसका नगर था बताइए। इंडोनेशिया किसका नगर था? बोलिए। तो बात की इंडोनेशिया नगर था डच का। ठीक है। अब बात कर रही हैं इंडोनेशिया के डचों का उपनिवेश था जो 1605 में डचों ने पुर्तगालियों में
इसे अपना लिया था। धीरे धीरे मसाला इंडोनेशिया में उन्हें हरा कर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया था। भारत में आंग्ल फ्रेंच शत्रुता में निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई निर्णायक सिद्ध हुई? तो वो वांडी वार्स की लड़ाई सिद्ध हुई। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच निर्णायक लड़ाई वांडी वार्स में लड़ी गई। आयरकुट के नेतृत्व में वाली अंग्रेजी सेना ने काउंट लाली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को पूरी तरह पराजित किया था। तो क्वेश्चन है कि वांडी वार्स की लड़ाई कब हुई? 1760 में हुई अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। निम्नलिखित में से किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह परास्त किया था? तो अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह परास्त किया था वांडी वार्स की युद्ध में, जो कब हुई थी? 1760 में हुई थी। 1760 में ये युद्ध लड़ी गई थी। अब निम्नलिखित में युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हुआ। तो निर्णय हुआ वांडी वार्स की युद्ध से ही, जो 1760 में लड़ा गया था। वांडी वार्स की लड़ाई कब हुई? 1760 में लड़ी गई। ठीक है। बक्सर 1764 में लड़ी गई। मैं आगे आप बताऊंगा। प्लासी 17 इतना कंफ्यूजन। तो ये आज के लिए इतना ही। मैं तीसरा पार्ट ला रहा हूँ। तीसरा सब्जेक्ट है जो इस शीर्षक है, ये संस्कृति, सामाजिक और सुधार आंदोलन से ये संबंधित है।